मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर में हमने डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के अंतर्गत पेंक्रियाज को कंप्लीट कर लिया है और लीवर तो फर्स्ट वीडियो में ही मैंने पढ़ा दिया था। आज हमारा टॉपिक है सेलेवरी ग्लैंड्स एंड सेलिवा, यानी कि लार ग्रंथियाँ तथा लार। तो ये जो लार ग्रंथियाँ कहाँ स्थित होती है, इनका क्या फंक्शन होता है, कितने प्रकार की होती है, इन सब बातों को इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले लार ग्रंथियाँ जो होती है वो आपको पता है ओरल कैविटी में स्थित होती है। और ये लार ग्रंथियाँ जो होती है वो दो प्रकार की होती है, मेजर एंड माइनर। मेजर लार ग्रंथियाँ जो मुख्य लार ग्रंथियाँ हैं बड़ी होती है साइज में, और माइनर जो होती है वो छोटी होती है साइज में, पूरे ओरल कैविटी में छितरे हुए डिस्ट्रीब्यूटेड रूप में पाई जाती है। कुल मिलाकर के ये दोनों जो मेजर और माइनर है उनका फर्क उनकी साइज और उनके द्वारा स्रावित होने वाले लार की मात्रा पर निर्भर करता है। अगर साइज बड़ा है, लार की मात्रा ज़्यादा है, तो वो मेजर है, अदरवाइज वो माइनर है। ठीक है। जनरली कुत्ते, बिल्ली वगैरह इन प्राणियों में देखें जो कॉर्निवोरस होते हैं, उनमें 4 प्रकार की लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। मेजर की बात करें तो, माइनर को हम आगे देखेंगे। तो ये जो मेजर लार ग्रंथियाँ होती है वो कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। लेकिन ये चारों प्रकार सभी प्राणियों में नहीं पाए जाते। कुछ कॉर्निवोरस एनिमल, स्पेशली डॉग और कैट्स वगैरह, इनमें देखें तो ये 4 प्रकार कौन कौन से हैं देखिए। फर्स्ट पैरोटिड लार ग्रंथि, सेकंड मैंडिबुलर, थर्ड है सबलिंगुअल और जाइगोमेटिक। ये मैंडिबुलर को सब मैक्सिलरी भी बोलते हैं। तो कितनी हो गई? 4। पैरोटिड लार ग्रंथि 1, मैंडिबुलर 2, सबलिंगुअल 3 और जाइगोमेटिक 4। ये 4 प्रकार की लार ग्रंथियाँ पाई जाती है, लेकिन चारों प्रकार सभी प्राणियों में नहीं पाए जाते हैं। मनुष्य में 3 ही प्रकार होते हैं, तीनों आगे वाले, यानी पैरोटिड, मैंडिबुलर और सबलिंगुअल। ये जाइगोमेटिक मनुष्य में नहीं होती। इंफ्रा ऑर्बिटल बोलते हैं, ये मनुष्य में लगभग नहीं होती है। इंफ्रा ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ। ठीक ठीक। इसके बाद माइनर लार ग्रंथि के बारे में बता ही दिया कि माइनर लार ग्रंथि जो होती है, इनका जो नाम होता है, ये तो हमने मेजर देखी। माइनर का नाम होगा, किस प्रकार की होगी, वो उसके लोकेशन पे डिपेंड करता है, एक बात। दूसरी बात, इनके द्वारा यानी कि छोटी लार ग्रंथियों के द्वारा जो लार स्रावित की जाती है वो सीधी ओरल कैविटी में डाल दी जाती है। ठीक है। लार ग्रंथियों में क्या होता है, कोशिकाओं का एक क्लस्टर होता है, ग्रुप्स होता है, एक समूह होता है जिसे एसिनी कहते हैं। उसके द्वारा एक वाटरली सीरस फ्लूइड का सिक्रेशन किया जाता है, एक जलीय तरल का स्राव किया जाता है, जिसके अंदर कई प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट्स वगैरह। कई प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट्स है, कौन कौन से? सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट वगैरह। इसके बाद इसमें लार के अंदर म्यूकस पाया जाता है। लार के अंदर कुछ एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे टाइलिन एंजाइम, अल्फा एमाइलेज बोलते हैं जिसको। इसके बाद लार के अंदर लाइसोजाइम पाया जाता है। तो इस प्रकार लार जो होती है, लार ग्रंथियों से निकलती है। लार ग्रंथियाँ 2 प्रकार की होती है, मेजर और माइनर। और लार ग्रंथियों के अंदर कोशिकाओं का समूह होता है जिसे एसिनी कहते हैं। और इससे जो लार स्रावित होती है, उस लार में मेनली वाटर होता है, इसके बाद इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इसके बाद म्यूकस होता है, और इसके बाद एंजाइम्स होते हैं। ठीक है। फिर ये लार जो होता है, लार का श्रावण हो जाएगा। लार फिर छोटी लार ग्रंथियाँ, जिसको छोटी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स बोलेंगे। फिर ये कलेक्टिंग छोटी जो ट्यूब्यूल्स होती है वो बड़ी लार्जर ट्यूब्स में, डक्ट में जाएगी, और फाइनली वो ओरल कैविटी में जाकर के उस लार का वहाँ पर जाकर के सिक्रेशन कर देगी, वहाँ जाकर उसको छोड़ देगी। तो ज़्यादातर जो लार ग्रंथियाँ पाई जाती है, बड़ी लार ग्रंथियाँ, मेजर लार ग्रंथियाँ, उनमें से सबसे पहली है पैरोटिड लार ग्रंथि। पहले इस पैरोटिड लार ग्रंथि को पढ़े इससे पहले हम इस लार ग्रंथियों की चारों प्रकारों को हम देख लेते हैं, इनकी लोकेशन क्या क्या है। 3 प्रकार मनुष्य में मैंने बताए हैं, चौथा प्रकार मनुष्य में नहीं होता। तो ये जो बड़ी कान के पास में पाई जाती है, कान से थोड़ी पहले, ये जो बड़ी लार ग्रंथि है, इसको बोलते हैं पैरोटिड लार ग्रंथि। तो मनुष्य में सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होगी? पैरोटिड। कहाँ पाई जाती है? कान के पास में, कान से थोड़ा पहले, इसलिए इसको हिंदी में बोलते हैं कर्णपूर्व लार ग्रंथि, पैरोटिड लार ग्रंथि। दूसरी यहाँ पर आपके गाल के पास में सब मैंडिबुलरी ग्लैंड्स पाई जाती है, मैंडिबल्स के बाद में, और जीभ के नीचे होती है सबलिंगुअल। ये 3 लार ग्रंथियाँ मनुष्य में होती है, तीनों जोड़ी के रूप में होती है, पैरोटिड लार ग्रंथि, सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी लार ग्रंथि, और सब लिंगुअल। सब लिंगुअल जीभ के नीचे, ये आपके दाढ़ों के पास में, गाल के पास में, और ये कान के पास में स्थित होती है। ये इनकी लोकेशन हो गई। अब एक एक करके इन लार ग्रंथियों का थोड़ा डिटेल देखें। तो सबसे पहली पैरोटिड लार ग्रंथि है। पैरोटिड लार ग्रंथि सभी लार ग्रंथियों में सबसे बड़ी होती है, और इसकी जो आकृति होती है वो ट्राइंगुलर शेप की होती है, अभी आपने देखा ही था। और स्थिति इसकी आपने अभी देखी ली, कान के पास में स्थित होती है। ठीक है। और इसके द्वारा जो लार स्रावित होती है, तीनों प्रकार की लार ग्रंथियों से लार तो निकलती है, लेकिन लार के अंदर जो कंटेंट है, उसका जो अंदर मटेरियल पाया जाता है, उस कंटेंट में थोड़ा डिफरेंस होता है।
तो ये जो पैरोटिड लार ग्रंथि से जो लार निकल रही है, इसका जो कंटेंट है वो थोड़ा सीरस होता है, इसमें वाटर ज़्यादा होता है। ओके, वाटरली होता है ये। ओके, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है इस पैरोटिड लार ग्रंथि के संबंध में कि कभी कभी इसमें एक वायरल इन्फेक्शन हो जाता है इस लार ग्रंथि में, जिसको ममप्स बोलते हैं, हिंदी में गलसुआ बोलते हैं। पैरोटिड लार ग्रंथि में वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, छोटे बच्चों में होता है, स्पेशली 4-5 साल 10 साल तक के बच्चों में जो स्कूल जाते हैं, तीसरी चौथी पाँचवीं छठी पढ़ते हैं, उनमें जनरली होता है, बड़ों में नहीं होता ऐसा नहीं है, उनमें भी होता है, लेकिन छोटे बच्चों में आमतौर पर ये होता ही होता है। ठीक है, इस वायरल इन्फेक्शन किस में होता है? ये वायरल इन्फेक्शन पैरोटिड लार ग्रंथि में, और इस पैरोटिड लार ग्रंथि के इस वायरल इन्फेक्शन को क्या बोलते हैं? ममप्स, हिंदी में गलसुआ। ठीक है, और ये लार के द्वारा ये बीमारी फैलती भी है। ठीक, इस बीमारी की क्या विशेषता है? गाल के पास मतलब गाल के ऊपर कान के पास में एक गठान सी हो जाती है, और अंदर से भी टॉन्सिल वगैरह फूल जाते हैं, मतलब वो पैरोटिड लार ग्रंथि फूल जाती है, तो खाना निगलने में भी दिक्कत आती है, और गाल के ऊपर एक गठान सी, ऊपर एक आउटग्रोथ सी निकल जाती है। ये ममप्स रोग की विशेषता छोटे बच्चों में आपने देखा भी होगा। ठीक, तो ये फर्स्ट लार ग्रंथि होगी पैरोटिड लार ग्रंथि, जो सबसे बड़ी है, गाल के पास में, कान के पास में स्थित होती है, और इससे जो सिक्रेशन निकलता है वो वाटरली सिक्रेशन होता है, सीरस सिक्रेशन होता है। दूसरे नंबर की जो लार ग्रंथि है वो है आपकी सब मैग्जिलरी या मैंडिबुलर ग्लैंड्स। तो इसको देखते हैं, सब मैग्जिलरी मैंडिबुलर ग्लैंड्स कैसी होती है। तो ये ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मैंडिबल्स के पास में, यानी आपके गाल के पास में, दोनों साइडों में, पैर में होती है, सभी ग्रंथियाँ जोड़ी में होती है। ठीक है, और इस लार ग्रंथि से जो सिक्रेशन निकलता है उसमें सीरस यानी कि वाटरली जो सिक्रेशन पैरोटिड से निकल रहा था वो तो होता ही होता है, प्लस इसके अंदर म्यूकस भी होता है, यानी एक तरीके से इसका जो प्रोडक्शन होता है वो मिक्स्ड होता है, यानी वाटरली सीरस प्लस म्यूकस दोनों चीज़ें इसके लार में पाई जाती है। ठीक, तीसरे प्रकार की सबलिंगुअल लार ग्रंथि। सबलिंगुअल लार ग्रंथि आपकी जीभ के नीचे स्थित होती है, जीभ के नीचे, और इससे जो लार निकलती है उसमें म्यूकस ज़्यादा होता है, यानी कि अपन ने 3 प्रकार की लार ग्रंथि देखी। फर्स्ट जो पैरोटिड लार ग्रंथि थी उसके अंदर सीरस मटेरियल ज़्यादा था, वाटरली मटेरियल ज़्यादा था। दूसरी जो आपने देखी सबमैंडिबुलरी, इसके अंदर सीरस और म्यूकस दोनों है, और तीसरी जो है सबलिंगुअल, इसके अंदर सीरस कम है और म्यूकस का मटेरियल ज़्यादा होता है। ओके, चौथे प्रकार की लार ग्रंथि जो मनुष्य वगैरह में तो नहीं होती, लेकिन कुछ कॉर्निवर्स प्राणी वगैरह में, कुत्ते वगैरह में, इनमें आपको देखने मिल जाती है। तो इस चौथी लार ग्रंथि का नाम है जाइगोमेटिक ग्लैंड्स। इस जाइगोमेटिक ग्लैंड्स को डॉर्सल बकल ग्लैंड्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये प्री ऑर्बिटल एरिया में पाई जाती है, इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड्स भी बोलते हैं इसको। और ये जो ग्लैंड्स होती है ये सब में नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो ये बात हो गई चारों प्रकार की लार ग्रंथियों के नाम अपने देख लिए, इनकी स्थिति देख ली, और इनके फंक्शन भी देख लिए। इसके बाद में हम देखते हैं कि अभी हमने एक तुलना कर ही दी है, फिर भी बता देता हूँ कि जो पैरोटिड लार ग्रंथि है इसका जो सिक्रेशन है वो ज़्यादातर सीरस टाइप का होता है। सबलिंगुअल जो है उसमें सीरस प्लस म्यूकस दोनों होता है, सॉरी सबलिंगुअल में म्यूकस होता है, और जो सब मैग्जिलरी है उसमें दोनों तरीके का होता है। ये भी हमने देख रखा है, ये याद रखने की चीज़ है। इसके बाद अब देखते हैं हम कि लार के सिक्रेशन को किस तरीके से रेगुलेट किया जाता है, कि लार का सिक्रेशन बढ़ेगा घटेगा, उसको कौन स्टिमुलेट करता है, कौन इनहिबिट करता है, उसका रेगुलेशन कैसा होता है। तो इसका जो रेगुलेशन होता है, इसका जो कंट्रोल होता है वो ऑटोमिक नर्वस सिस्टम जो होता है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, इसके कंट्रोल में होता है। स्पेशली पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरा सिंपैथेटिक जो स्टिमुलेशन होता है उसके कंट्रोल में होता है। आपने इयान पावलोव का जो कुत्ते के घंटी बजाने से लार स्रावित होती है वो वाला पढ़ा होगा पॉइंट, उस पॉइंट के अकॉर्डिंग हमने देखा है कि जो लार का सिक्रेशन होता है वो पैरा सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन के कंट्रोल में होता है। इसके अलावा आपके भोजन की गंध है, आपके मुंह में भोजन जाए, स्मेल आए, ऐसी चीज़ें अगर होती हैं तब भी लार का सिक्रेशन होता है। तो ये लार के सिक्रेशन का कंट्रोल हो गया। नाउ इस तरीके से अपनी मेजर लार ग्रंथि और लार के सिक्रेशन के कंट्रोल को हमने देख लिया। अब हम देखते हैं माइनर सेलेवरी ग्लैंड, छोटी लार ग्रंथियाँ। तो जो छोटी लार ग्रंथियाँ होती हैं वो आपकी जो ऑरल कैविटी होती है, मुकुआ, उसके अंदर पूरी तरीके से फैली हुई रहती है। उसके जो छोटे छोटे भाग हैं उन सब पर छोटी छोटी मात्रा में ये फैली हुई रहती है, और इनका जो सिक्रेशन होता है वो सीधा ऑरल कैविटी में डाल दिया जाता है। ये ग्रंथियाँ जो होती है, जो माइनर सेलेवरी ग्लैंड्स होती है, छोटी लार ग्रंथियाँ, विशेष रूप से
बकल वाले पार्ट में, लेबिल वाले पार्ट में, रिंगिल वाले पार्ट में, टॉन्सिल में, पैलेटाइन में, मोलर वाले पार्ट में। मोलर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है ये छोटी वाली लार ग्रंथियाँ। ठीक है, अब हम देखते हैं रोल ऑफ सलाइवा। लार ग्रंथि को टोटल देख लिया हमने। अब हम देखते हैं लार। ये जो लार है, सलाइवा है, इसका क्या फंक्शन है, इसका क्या रोल है, इस चीज़ को देखते हैं। तो इसका पहला रोल है लुब्रिकेशन एंड बाइंडिंग, यानी कि जो भोजन हमने खाया है उस भोजन का एक तो उसके साथ में लार मिलती है, वाटरली पदार्थ मिलता है और म्यूकस मिलता है, क्योंकि लार में ये दो चीज़ें आपने अभी देखी थी, एक तो म्यूकस और सीरस वाटरली पदार्थ। तो इन दोनों के मिलने से क्या है कि एक तो भोजन का मतलब जो होता है वो लसलसा एकदम बन जाता है, बॉलस के रूप में, लुगदी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। प्लस इसके अंदर मेस्टिकेशन के अंदर भी सहायता मिलती है, चबाने के अंदर भी सहायता मिलती है और ये बॉलस में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद में लार जो होती है वो भोजन के जो बड़े विलेय कण होते हैं उनको विलेय कणों में बदलती है और जिससे स्वाद भी हमको मिल पाता है जीभ के द्वारा। इसके बाद जो आपकी ओरल कैविटी है, उस ओरल कैविटी के स्वास्थ्य को भी मेंटेन रखती है लार, क्योंकि लार के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है लाइसो एंजाइम, और ये लाइसो एंजाइम जो होता है वो छोटे ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया वगैरह होते हैं इनको ख़त्म करने का काम करता है, इसलिए आपके मुख गुहा का स्वास्थ्य भी मेंटेन रहता है। इसके बाद पाचन में इसकी दो बड़ी भूमिका होती है। पाचन में पहले तुमने बता दिया कि एक तो बॉलस बनाएगा, लुगदीनुमा लसलसा भोजन बना देगा, जो भी आपने खाना खाया है तो वो लसलसा बनेगा तभी तो आप उसको निगल पाओगे। तो एक तो पाचन में ये मोटी भूमिका हो गई। दूसरी पाचन में क्या है कि लार के अंदर के एंजाइम और पाया जाता है जिसका नाम है अल्फा एमाइलेज, जिसको टाइलिन भी बोलते हैं, अल्फा एमाइलेज और टाइलिन। ये अल्फा एमाइलेज और टाइलिन जो होता है वो आपके स्टार्च का पाचन करता है और स्टार्च को पाचन करके उसको माल्टोज में कन्वर्ट करता है। इसको आप इस तरीके से फील कर सकते हैं कि अगर आप कोई भी रोटी खाएं, चाहे मक्का की खाएं चाहे गेहूं की खाएं, कोई भी रोटी खाएं, और जब आप छोटे बच्चे थे तो उस रोटी को मुंह में रख करके नहीं माँ करके ऐसे चबाते रहते थे। अगर आज भी आप उस रोटी को मुंह में रखो और चबाते रहो, निगलो मत ज़्यादा देर तक। जनरली हम क्या है, थोड़ा बहुत चबाया, उसके अंदर लार मिलती है, थोड़ा सा बोलस या लुगदी बनती है, हम तुरंत उसको निगल लेते हैं। लेकिन हमको थोड़ा ज़्यादा देर तक मुंह में जीभ के ऊपर उस भोजन को रखे रखना है, तो फिर हमको वो भोजन मीठा लगने लगता है। मीठा इसलिए लगने लगता है क्योंकि लार के अंदर एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, अल्फा एमाइलेज, और वो उसके अंदर जो आपने भोजन खाया है, स्पेशली रोटी खाई है, चाहे वो मक्का की हो या गेहूँ की, उस रोटी में जो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च है, पॉलीसेकेराइड है, उसका डाइजेशन होगा और वो माल्टोज में कन्वर्ट होगी, और इस तरीके से भोजन जो है वो स्टार्च से माल्टोज में कन्वर्ट होने पर मीठा लगने लगता है। तो ये इस प्रश्न का उत्तर भी था, क्या कारण है कि हम भोजन को ज़्यादा देर तक चबाते हैं तो मीठा लगता है। इसके बाद में डाइजेशन के अंदर लार का एक सबसे मेन और फंक्शन होता है, सबसे बड़ी भूमिका होती है कि लार जो होता है उसके अंदर कई सारे इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं, स्पेशली सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, स्पेशली बाइकार्बोनेट। तो इस वजह से लार जो होती है वो भोजन के क्षारीय माध्यम प्रदान करता है, और ये क्षारीयता जो होती है वो जब भोजन आपकी आमाशय में जाएगा, स्टोमक में जाएगा, वहाँ पर जो एसिड होता है उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने का भी काम करता है। तो ये भी याद रखना है आपको अच्छी तरह से कि अगर लार का सिक्रेशन सही नहीं है या आप भोजन को अच्छी तरह से चबा नहीं रहे हैं, यानी कि लार को अच्छी तरह से उसमें मिला नहीं रहे हैं, पानी भी सीधा निकल रहे हैं, उसको अच्छी तरह से नहीं पी रहे हैं, तो धीरे धीरे नहीं पी रहे हैं पानी को, तो आपके अंदर जो लार पेट में जानी चाहिए, स्टोमक में जानी चाहिए, वो लार की मात्रा कम होगी, तो फिर एसिडिटी बढ़ जाएगी क्योंकि वहाँ एसिड का सिक्रेशन होता है। तो इस प्रकार से लार जो होता है वो भोजन को क्षारीयता प्रदान करता है। आपने एक बात सुनी होगी कि भोजन को ज़्यादा देर तक चबाओ, वो इसीलिए कहते हैं कि उसमें लार अच्छी मिले, और जब लार अच्छी मिलेगी भोजन का पाचन भी अच्छा होगा, ठीक है, ताकि आपको एसिडिटी और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी नहीं होगी। डेट्स ऑल, थैंक यू।